Yes, good morning to everyone. Let's proceed our class. As we are discussing unit number 1, that is related to introduction of psychology. And in the introduction of psychology, we have completed several topics like meaning of psychology. Then we have done debates in psychology. Uh, then we are discussing about the approaches of the psychology. So the first approach which we have discussed, that is tactilism. Then we have completed functionalism. After completing the functionalism, we have started the new topic, that is behavioralism. After understanding of the behavioralism, we have started a new topic, that was behavioralism से जो produce हुआ, that was gestaltism. And after the gestaltism, we will discuss about, that is psychoanalysis, then humanism, then we will do also about the biological approach. It is also called evolutionary approach. So after completing the evolutionary, then existentialism, and last is multiculturalism. So till now we have well done in till behavioralism, right? behavioralism तक तो हमने ठीक से कर लिया. अब उसके आगे की क्लास को हम प्रोसीड करते हैं और आगे के टॉपिक्स को ध्यान से समझते हैं. सो द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज गेस्टाल्टिज्म. तो हम लोग गेस्टाल्टिज्म पढ़ना शुरू करते हैं और गेस्टाल्टिज्म की आइडियोलॉजी कैसी प्रोड्यूस हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक्स थे, उसको एक बार मैं आपको सिस्टमैटिकली बताता हूं. एक्चुअली गेस्टाल्टिज्म आता है जर्मनी से, और जर्मनी में अगर देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो एक इन्फ्लुएंशियल पीपल था जिसका नाम हिटलर था. तो हिटलर की साइकोलॉजी का असर पूरे साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में भी पड़ा. मींस हिटलर जर्मन को आपने देखा होगा कि प्योरेस्ट ब्लड पीपल कहा कहता था कि सबसे अच्छे या सबसे ठीक लोग वही हैं. तो मीन्स हिटलर वॉज फोकसिंग एंड प्रमोटिंग अबाउट द यूनिटरी कॉन्सेप्ट, मीन्स दैट वॉज जर्मन. तो उसकी आइडियोलॉजी का इफेक्ट साइकोलॉजी में भी दिखाई पड़ता है. इसलिए जो जो गेस्टाल्टिज्म है, गेस्टाल्टिज्म कि जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं सब लोग वन की बात करते हैं या होल की बात करते हैं. तो गेस्टाल्टिज्म की जो शुरुआत है वो बेसिकली बिहेवियरिज्म के पैरेलल थी, राइट. इवन जैसे आप ये भी कह सकते हो कि जो बिहेवियरिज्म था, सो बिहेवियरिज्म की जो दो पार्ट्स हैं बिहेवियरिज्म के, एक अर्ली बिहेवियरिज्म्स है, तो अर्ली बिहेवियरिज्म्स एंड अदर इज लेट बिहेवियरिज्म. तो इधर मैं बोल सकता हूं कि लेट वाले बिहेवियरिज्म्स जो बाद में आए. तो जो लेट बिहेवियरिज्म था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था गेस्टाल्टिज्म से. तो मींस लेट अर्ली बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, वो उनकी थ्योरीज बहुत इंडिपेंडेंट है. जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ पावलोव. तो पावलोव की थ्योरी इंडिपेंडेंट है. देन देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक, देयर वाज साइकोलॉजिस्ट अगेन स्किनर, again there is a psychologist like you can take that पेंडुरास. तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे ये हिटलर से इन्फ्लुएंस नहीं होते या गेस्टाल्टिज्म से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बट जो लेट बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है लाइक टॉलमैन, राइट, तो ये गेस्टाल्टिज्म से इन्फ्लुएंस हो गए. एंड अदर इज हल भी इन्फ्लुएंस हो गए. अदर साइकोलॉजिस्ट नेम इज गुथरीज. तो गुथरीज जो थे ऐसे साइकोलॉजिस्ट, इन सब लोगों के ऊपर देखा जाए तो लेट गेस्टाल्टिस्ट साइकोलॉजिस्ट का इन्फ्लुएंस मींस गेस्टाल्टिज्म का इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है. यू कैन से दैट, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी कि लेट बिहेवियरिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गेस्टाल्टिज्म. एंड
सो ये भी कह सकते हो कि बिहेवियरिज्म वॉज पैरेलल टू द गेस्टाल्टिज्म। बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्टिज्म एक दूसरे को पैरेलल भी थे, ये भी बात ध्यान में रखना, क्योंकि बिहेवियरिज्म पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर रहा था, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा, पूरे वर्ल्ड में साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट द गेस्टाल्टिज्म? गेस्टाल्टिज्म वाज इन्फ्लुएंसिंग मेनली इनटू जर्मनी। तो अगर आपसे कोई यह पूछे कि गेस्टाल्टिज्म की स्टार्ट कहां पर हुई, तो यू कैन मेंशन दैट गेस्टाल्टिज्म वाज स्टार्टेड इनटू मेनली जर्मनी। तो फर्स्ट थिंग, अब गेस्टाल्टिज्म की स्टार्टिंग करते हैं, इसी से हम लोग कैसे मूव करेंगे। गेस्टाल्टिज्म वाज स्टार्टेड इनटू जर्मनी, तो एक जर्मनी का कॉन्सेप्ट है जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ। दूसरा पॉइंट एक गेस्टाल्टन वर्ड से बना हुआ, इट इज मेड फ्रॉम द गेस्टाल्टन वर्ड्स विच मीन्स कन्फिगरेशन और प्लूरलिटी। तो एक तरह से प्लूरल वर्ड्स जो होते प्लूरल, और यू कैन से कन्फिगरेशंस। तो कन्फिगरेशन जैसी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, राइट, गेस्टाल्टिज्म। एंड गेस्टाल्टिज्म was started by its founder. Founder was very popular. Name was Max Wertheimer. So Max Wertheimer was basically founder of this approach, right? So Max Wertheimer was founder of this approach. Max Wertheimer के कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे और भी स्कूल्स एंड आइडियोलॉजी के लोग आगे बढ़ जाते हैं। आई होप ये समझ में आपको बातें आ गई होंगी कि गेस्टाल्टिज्म जर्मनी से स्टार्ट हुआ और जर्मनी में इसकी शुरुआत मैक्स वर्दाइमर ने करी, और इसके बाद के जो साइकोलॉजिस्ट इसमें पैदा हुए, क्योंकि मेरे अप्रोच को आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले बताता हूं उस स्कूल का बेसिक फाउंडर कौन है, उस स्कूल की जर्नी कैसे शुरू होती, वो मैंने आपको शायद बता दिया। फिर उस स्कूल का बेसिक आइडिया क्या है, तो गेस्टाल्टिज्म बिलीव दैट, गेस्टाल्टिज्म का जो बिलीव था कि होल इज ग्रेटर, दे वर फोकसिंग होल इज ग्रेटर देन, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, सम ऑफ इट्स पार्ट। तो उसके पार्ट से ज्यादा होता है क्या, होल, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, दिस वाज गिवन बाय द ग्रेट मैन, आई होप यू नो, नेम वाज मैक्स वर्दाइमर, राइट। अब मैक्स वर्दाइमर और गेस्टाल्टिज्म के सारे वर्क्स आपको एक ही साथ में बता दूंगा। उसके एडवांटेज क्या होगी कि आपको गेस्टाल्टिज्म अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी सारी बातें एक साथ हम लोग। अब इसकी दूसरी बात, तो मीन्स गेस्टाल्टिज्म की दूसरी बात क्या है कि इनका मेन जो फोकस था, दे मेनली फोकस ऑन द टू टॉपिक्स, वन इज परसेप्शन। तो मीन्स इनका मेन जो फोकस था कि ह्यूमन बीइंग कैसे परसीव करता है, और परसेप्शन को इन्होंने बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किए। इसके अलावा जहां परसेप्शन होगा वहीं से हमारी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। तो मिस परसेप्शन एंड थिंकिंग विल बी देयर, और परसेप्शन एंड थिंकिंग को बेस्ट अगर समझना चाहें तो इसको समझने के लिए आप एडवर्टीजमेंट साइकोलॉजी, जिसको आप लोग एडवर्टीजमेंट की जो साइकोलॉजी है, एडवर्टाइजमेंट की साइकोलॉजी को भी समझ सकते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी की साइकोलॉजी हमारे पास, कम्युनिटी साइकोलॉजी समझने में भी हेल्प करेगा। मीन्स अगर आपको गेस्टाल्टिज्म की समझ आ जाए तो आप एटलीस्ट परसेप्शन और थिंकिंग समझेंगे, और थिंकिंग एंड परसेप्शन के सहारे एडवर्टीजमेंट के प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे कि एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, और फिर कैसे परसेप्शन और थिंकिंग के कॉन्सेप्ट से हमें कम्युनिटी साइकोलॉजी भी समझने में हेल्प करता है। और फिर इसके बाद ये आपको जो डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ लोग हैं, डिसएडवांटेज के लिए भी हमारे मन में बहुत सारे एडवांटेज
डिसएडवांटेज के लिए भी हमारे मन में बड़ी सारी साइकोलॉजी होती है, तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो रिहैबिलिटेशंस के लिए भी, तो रिहैबिलिटेशन की साइकोलॉजी अगर आपको समझनी है तो वहां पर भी डिसएडवांटेज की साइकोलॉजी प्लस एक और टॉपिक्स में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, नेशनल इंटीग्रेशंस, मीन्स आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन है उस टॉपिक में इस साइकोलॉजी को, परसेप्शन ही है, थिंकिंग ही है जिससे ये सारी चीजें समझी जा सकती है। तो इनका फोकस मेन था परसेप्शन एंड थिंकिंग एंड परसेप्शंस आर used to understand advertisement, community psychology, disadvantaged group of psychology and rehabilitation of getting। अब इसके में इनके जो फ्रेंड्स थे, एक तरह से कह सकते हैं जो गेस्टाल्टिज्म को बड़ा करने का काम किए, उनमें सबसे फेमस नेम है अदर साइकोलॉजिस्ट का अगर आप नाम लेंगे तो अदर साइकोलॉजिस्ट के हम लोग K3 के नाम से जाने। K3 मीन्स फर्स्ट नेम आता है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन वॉज बेसिकली एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये फिजिक्स के एक्सपर्ट थे और इसलिए इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अब वो फिजिक्स से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स इनके ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कर्ट लेविन को भी हमें समझना चाहिए। और कर्ट लेविन का सबसे फेमस प्रिंसिपल आप शायद पढ़े होंगे मेरे साथ पहली क्लास में ही, B इज इक्वल टू F इंटू एच ई। हमारा बिहेवियर दो चीजों मिलकर के बनता है। H मीन्स हियर इज हेरिडिटी, H मीन्स हेरिडिटी एंड E फॉर एनवायरमेंट। तो मीन्स E फॉर एनवायरमेंट, हमारी बिहेवियर में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। कर्ट लेविन का दूसरा फेमस कॉन्सेप्ट था दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी कर्ट लेविन बहुत अच्छा समझा। कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने नाम सुना होगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच एंड अप्रोच, और दूसरा है अवॉइडेंस, राइट, अवॉइडेंस थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करता हूं, अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज देयर and other may be avoidance and avoidance conflict is there, other may be like multiple approach and multiple avoidance conflict। बिल्कुल, तो कॉन्फ्लिक्ट के चार सेगमेंट है, जैसे मैथमेटिकली अप्रोच के साथ रख दो, अप्रोच को अवॉइडेंस, तो अप्रोच अवॉइडेंस से चार कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, बट लास्ट में मैंने मल्टीपल भी डाल दिया। तो कर्ट लेविन का पहला नाम इसमें बहुत पॉपुलरली आता है। दूसरा नाम इसमें आता है द ग्रेट नेम रिलेटेड टू दिस साइकोलॉजिस्ट वाज कोहलर। तो कोहलर एंड थर्ड नेम वाज कोफका। तो कोफका इज देयर, राइट। तो इनके जो वर्क्स हैं कोहलर एंड कोफका, इनके फेमस वर्क्स हैं that is 1924 के वर्क्स, its name was very popular insight theory। तो insight theory या insight learning you will say also, तो insight learning के प्रिंसिपल्स हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ लर्निंग। अब गेस्टाल्टिज्म का यूज थिंकिंग में भी है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है, प्लस गेस्टाल्टिज्म इज ऑल्सो रिलेटेड विद द लर्निंग ऑल्सो। तो लर्निंग में कौन सी लर्निंग? इनसाइट लर्निंग। और कोहलर एंड कोफका कि ये तो मिस अगर आपसे कोई पूछे गेस्टाल्टिस्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम बताइए, यू कैन मेंशन कर्ट लेविन, कोहलर एंड कोफका, वी कॉल देम K3। इनको मैं किस नाम से बॉक्स कर देता हूं मैं, दैट इज K3। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब इनका जो मेन मेथड ऑफ स्टडी रहा है वो देखते हैं। राइट, इन्होंने जो मेन मेथड ऑफ स्टडी अपनाया दैट लिख दो यहाँ पर, मेथड ऑफ स्टडी। तो मेथड ऑफ स्टडी मीन्स ये जो साइकोलॉजिस्ट थे कैसे अपनी बात को पाए।
ऑलमोस्ट इन सबकी अच्छी समझ जो थी वो फिजिक्स में बहुत अच्छी, सो फिजिक्स में अच्छी समझ थी। इनिशियली मैंने आपको बताया कि साइंस और फिलॉसफी दोनों का सपोर्ट लेकर के साइकोलॉजी आगे ग्रो करती है। तो इसमें इन्होंने मेन क्या किया, एक्सपेरिमेंट, और वो भी कौन से एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज आल्सो कॉल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इन्होंने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडीज के अंदर यूज किया। तो दिस वाज द मेथड। तो इनिशियली आपको अभी गेस्टाल्टिज्म में 3-4 बातें पता चल गई होंगी। फर्स्ट इज हु इज अ फाउंडर, फाउंडर के अलावा इनका फोकस थीम था क्या, वो समझ में आया। देन इसके बाद इनके अदर साइकोलॉजिस्ट कौन थे, इनका मेथड ऑफ स्टडी क्या था। अब आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग यू शुड पुट इन योर कॉपी, व्हाट वाज दैट, इट्स नेम वाज मेजर वर्क्स। अब इनके मेजर वर्क्स क्या था वो हम लोग देखना शुरू, तो आप यहां लिख दीजिएगा मेजर वर्क्स, राइट। तो मेजर वर्क के क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे पर वन बाय वन। तो वर्क नंबर ए, पहला वर्क्स वी कैन सी, फर्स्ट दे हैव वर्क ऑन द 5 ना, what was the first works done by them, it was called 5 phenomena. So 5 phenomena. What is 5 phenomena? 5 phenomena means whenever any object which is not moving but it is appear to be moving, that is called apparent moving, right. So apparent moving, right, apparent movement is, that is called apparent movement, means a object which is not moving but it is perceiving that it is moving, that is called 5 phenomena. एक्चुअल में जो इनकी स्टडीज थी, एक सिंपल सा उन्होंने बल्ब लिया और उस बल्ब के अंदर सपोज बल्ब और एक दूसरा भी ऐसे बल्ब बना लो आप, एंड यू कैन टेक दिस इज अ बल्ब, और बल्ब को लिया। अब वो बल्ब को एक के बाद एक जलाते थे, एक बुझा देते, एक जलाते थे, एक बुझा देते। तो इससे क्या होता था कि उसके बीच में गैप जो होता था लगभग 1 सेकेंड का गैप या लेस देन 1 सेकेंड, तो लेस देन 1 सेकेंड होता था। लेस देन 1 सेकेंड होने की वजह से वो आपको जब भी देखेंगे तो ऐसा लगता था कि बल्ब, वही बल्ब ही घूम रहा है, ना कि लाइट्स मूव कर रही है। आई मीन वो बल्ब बहुत तेजी से आगे जा रहा, फिर जा रहा, फिर इधर गोल गोल, मीन्स वो सर्कल में मूव करता हुआ नजर आता है। वो हो सकता है ऐसे ना समझें, तो आप अभी फेस्टिवल्स आते हैं, तो जो फेस्टिवल्स के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी लाइटें लगाते हैं, तो उस लाइट्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा स्पेशली दैट इन दैट लाइट्स वी यूज, तो वो लाइट्स भी ऐसे जलता हुआ, ट्विंकलिंग करता हुआ, मूव करता हुआ आगे बड़ी तेजी से बढ़ता, ऐसा लगता है कि वो लाइट मूव कर रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट देयर। एक्चुअली व्हाट इज देयर कि वो बल्ब जलने और बुझने के बीच बहुत कम गैप है, और उस कम गैप के होने की वजह से वो हमें मूव करता हुआ परसीव होता है, बट एक्चुअली वो मूव नहीं कर रहा होता। तो दिस इज कॉल्ड अपरेंट मूवमेंट। अपरेंट मूवमेंट प्रिंसिपल that is utilized by the many psychologists, क्योंकि इसको false movement भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड false movement, क्योंकि वो चीजें रियल में मूव नहीं कर रही बट आपको मूव करती हुई नजर आ रही हैं, दैट इज अगेन false movement, राइट। तो अब इसका यूजेस कहाँ कर सकते, इसका यूज आप बहुत सारी मूवीज में आप दिखाई, तो मूवीज अगर आप देखते होंगे तो उस मूवीज के अंदर आप बहुत सारी जहां पर देखने को मिलेगी आपको, राइट। इसके और भी जगहों में आप देख सकते हो कहां कहां पर यूजेस होंगे, वो आप डिसाइड। then second concept given by them, that is a phenomenal field, phenomenal field. Phenomenal field was also studied by them.
अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था गेस्टाल्टिज्म में? एक्चुअल में वो कहना चाहते थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस जैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन के पास में गई तो वो सेंस ऑर्गन बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगे, और उस सेंसेशन की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर भी चेंजेस कर देते हैं और हमारे बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस। अब वो हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस ना करे, मे बी चांसेस इज देयर कि वो बिहेवियरल चेंजेस ना करे, तो ब्रेन के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मीन्स एनी स्टिमुलस विच इज नॉट विच इज चेंजिंग इनसाइड, अंदर बदलाव कर रही होगी, लेकिन वो आउटसाइड में आपको बदलाव ना दिखाई। कोई खास दोस्त है, कुछ उसने बोल दिया और आप उसके फेस पे फिर भी स्माइल कर रहे हो, लेकिन मन में हर्ट हो जाते हो, नाराज हो जाते हो कि यार इसने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो आपके ब्रेन के अंदर। तो कोई भी स्टिमुलस जो बाहर चेंजेस ना करते हुए नजर आए और वो अंदर बट चेंजेस कर ले जाए, दैट इज फिनोमिनल फील्ड, और वो फील्ड ब्रेन के अंदर एक ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट। गेटिंग? और उसके बाद अब इनके इस कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज अलग अलग जगहों में किया जाता है, जैसे मूवीज का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ, जैसे फिल्म में आपने देखा होगा कोई एक्टर ऊपर से बिल्डिंग से जंप करने की एक्टिंग करता है, नीचे खड़े होने की। अब वो रियली में चेंजेस नहीं हुआ, वो अगर ऊपर से बिल्डिंग से स्लो मोशन पे गिराते हुए दिखाते, हाथ पैर टूट चुके हो, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जो एक्टर को कूदते हुए जंप करते हुए दिखाते हैं, वो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप दिखाएंगे, तो हमारे माइंड में चेंजेस हो जाता है, करे पूरा का पूरा बदलाव, पूरा वो मूव करके स्लोली आया होगा, तभी जाके वो गिरा होगा, फिर वहां से खड़ा हुआ। तो मीन्स हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आए, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड फिनोमेना, राइट। देन इसके बाद इनका अगला थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द वेरी पॉपुलर अगेन, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो देयर मेन वर्क्स इज आइसोमॉर्फिज्म। तो इनका अगला इंपॉर्टेंट एंड फेमस कॉन्सेप्ट इज आइसोमॉर्फिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर इज आइसो? आइसो मीन्स व्हाट? सिमिलर। आइसो एंड मॉर्फिम, राइट? मॉर्फिम इज देयर, तो आइसो मीन्स हियर इज सिमिलर। आइसो का मतलब हो गया जो चीजें सिमिलर है, और मॉर्फिम मीन्स होता फॉर्म। अगर कोई सिमिलर फॉर्म में दिखाई पड़ रही है वो भी हम परसीव कर लेते हैं। अब ये कोई भी मान लो विजुअल्स है, जो विजुअल सिमिलर दिखाई पड़ रही है, तो तुरंत उसको हम लोग परसीव कर लेते हैं। या कोई भी टाइम से रिलेटेड चीजें हैं, सिमिलर हैं, तो भी हो सकती है, या इवेंट से रिलेटेड चीजें हमारे मन में अगर सिमिलर होंगी, तुरंत हमारा माइंड उसको परसीव कर लेगा, वो आपके मन में एक परसेप्शंस क्रिएट कर देता है। तो इनका थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क था आइसोमॉर्फिज्म, राइट। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्क इज देयर, दैट इज गिवन बाय हिम, that is fourth important work is verbatim learning. So what is verbatim learning? Verbatim learning means क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। verbatim learning means क्या? verbatim is learning by the using of the principle of isomorphism। जब using isomorphism का करके हम किसी चीज को जाते हैं, that is verbatim learning। इसका बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने जीवन में, दैट यू कैन टेक। जैसे आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज क्वाइन, तो आप तो भी बोलोगे सर्कुलर शेप में होता है। अगर कोई पूछे व्हाट इज जस्ट लाइक चपाती, तो चपाती भी बोलोगे इट इज सर्कुलर शेप। सन के लिए भी क्या बोलोगे? सर्कुलर शेप। कोई और भी हो सकता है चीजें मैं पूछूं तो आप उसके लिए भी सर्कुलर। तो इनिशियली आपका जो माइंड है सिर्फ सर्कल को सीख रखा है, और इस सर्कल के सहारे बाकी चीजें जो सिमिलर नजर आती है तुरंत उसको लर्न करने की कोशिश करता है, दैट इज वर्बेटम लर्निंग। तो वर्बेटम लर्निंग वाज द अनदर वर्क्स डन बाय द गेस्टाल्टिस्ट साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद इनके
fifth work is there, that is परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अगले इंपॉर्टेंट वर्क थे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस की। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने पहली चीज तो दो बातें बोली कि जो भी परसेप्शंस है उसके परसेप्शंस में दो सिस्टम काम करते हैं। वन इज सीएनएस, सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर इज अ पीएनएस, पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट मेन फोकस वॉज किस पर था, दैट इज पीएनएस के ऊपर। मीन्स इन्होंने पेरिफेरल सिस्टम को ज्यादा हाईलाइट किया। इवन वी कैन से दैट कि जो पीएनएस के कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करने का मतलब है जो हमने विजुअल्स के थ्रू या फिर ऑडिटरी के थ्रू परसेप्शंस हमने देखा वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर। अब सीरियस का मतलब है जहां पर ब्रेन इन्वॉल्व है, तो मतलब हमारी थिंकिंग से जो चीजें परसेप्शन पे हमारा रिलेशन है, लर्निंग से रिलेटेड। मतलब अब थिंकिंग में पहला चीज क्या है, मूड। तो मूड के ऊपर आपका परसेप्शन फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब बताइए, जैसे आपका परसेप्शन किससे इन्फ्लुएंस होता है, मूड से। मूड का मतलब यहाँ पर इफ योर मूड इज गुड, जैसे आपको कोई आपके मजाक उड़ा रहा है, आपका मूड अच्छा है तो आप खुद हंसते, आपका मूड खराब है तो आपसे कोई सच्ची भी बात बोलता तो भी आप नाराज हो जाते। तो परसेप्शन डिपेंडिंग ऑन मूड्स, इसको इन्होंने इतना हाईलाइट नहीं किया लेकिन बहुत जगहों मेंशन्ड है क्योंकि जो पेरिफेरल लॉज हैं वही ज्यादा हाईलाइटेड हैं। तो इसको देन इनके अगली रूल्स हैं जैसे दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग के ऊपर भी हमारे परसेप्शन डिपेंड करते हैं, हमें जिस तरह की लर्निंग दी गई। जैसे आजकल आप मीडिया देखो, मीडिया आपको किस तरह की लर्निंग दे रहा है अबाउट द वुमेन, वुमेन के बारे में। वुमेन को एक कमोडिटी के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो कमोडिटी का मतलब ये हुआ कि एक तरह से वुमेन को कंज्यूम करने वाली चीज दिखाई। जैसे गानों में आप देखो कहा जा रहा तंदूरी मुर्गी यार गटका लो, फिर ऐसे सब कुछ तेरा मेरा कुछ नहीं मुझ में मेरा। तो दैट, तो इट मीन्स वुमेन को कम्युनिटी के तौर पे, आप कोई भी मेल का ऐड आ रहा फिर भी फीमेल, क्योंकि वुमेन को एक कंज्यूमर। अब उसकी वजह से कोई भी पुरुष की साइकोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, उसको कंज्यूम करने से, किसी वुमेन को देख रहे तो उसको कंज्यूम करने का ख्याल आता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो लर्निंग हम परसेप्शन फर्क पड़ता है। इसी तरह के हमारी जो कल्चरल लर्निंग्स हैं, हमारी एसोसिएशनल लर्निंग है, हमारी जो सोसाइटल मीन्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये सब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी परसीव करने के लिए, राइट। तो ऐसे थर्ड इज मोटिवेशंस। तो मीन्स हमारे जो मोटिवेशंस हैं उससे भी हमारी लर्निंग इन्फ्लुएंस हो जाती है। इमेजिन करो इफ यू आर हंग्री, आप बहुत तेजी से भूख लगी है और उस केस में आपको फूड को देख करके परसेप्शंस अलग प्रोड्यूस होगा। इन केस ऑफ यू आर नॉट हंग्री, योर परसेप्शंस टुवर्ड द फूड विल बी डिफरेंट। तो तीन चार चीजें एटलीस्ट ऐसे आप ऐड कर सकते हो जिनके बेस पर ये कह सकते हैं कि हमारा परसेप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डेवलप होता है, यानी उसमें हमारे ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पेरिफेरल को मैंने कहा गेस्टाल्टिज्म के लोगों ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया। पेरिफेरल का मतलब बाय द पैटर्न, जैसे कुछ भी चीजें मान लो कोई चीजें कॉन्टिन्यूसली हो रही है, राइट। जो चीजें आपके जीवन में कॉन्टिन्यूसली हो रही, कॉन्टिन्यूटी के साथ में, तो वो भी आपके मन में परसेप्शन बना देगी। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा गया। कोई चीज आपके जीवन में सिमिलर इवेंट हो गया तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी वो भी आपके मन में परसेप्शन क्रिएट कर देगी, राइट। एंड ऐसे परसेप्शंस कॉमन फेट की वजह से भी बन जाते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉमन फेट। तो कॉमन फेट की वजह से, तो हियर इज कॉमन फेट, कॉमन फेट की वजह से भी आपके परसेप्शंस डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से आप अगर देखें लॉ ऑफ बहुत सारे इसमें लॉज हैं। लॉ ऑफ इवन भी प्रेग्नास भी है, राइट। लॉ ऑफ प्रेग्नास इज देयर। तो लॉ ऑफ प्रेग्नास का मतलब है गुड फिगर। तो गुड फिगर बनने के लिए क्या जरूरत है? तो गुड फिगर बनने के लिए जरूरी होता है जो चीजें कॉन्टिन्यूअस हो,
एंड जो चीजें आपके साथ लगातार हो रही होती है तो दैट विल क्रिएट गुड फिगर। तो प्रेगनास की वजह से भी आपकी चीजें जो होंगी उससे भी आपका परसेप्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, राइट। तो मीन्स ये जो लॉज है ये 6-7 लॉज हैं, राइट। तो इसको हम लोग जब परसेप्शन टॉपिक पढ़ते हैं फिर वहां पर पढ़ते हैं, कुछ डिटेल में अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये बातें ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा सा इसमें जरूर एक नेक्स्ट 6 नंबर पर ध्यान रखना चाहिए, लॉ ऑफ प्रेगनास। लॉ ऑफ प्रेगनास इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो लॉ ऑफ प्रेगनास क्या कहना चाहता है? लॉ ऑफ प्रेगनास बेसिकली talks about the good figure. What is the meaning of good figure at here? Good figure means SS. What is the full form of RSS? जो चीजें रेगुलर हो, R means रेगुलर, और कोई चीज जो चीजें सिंपल हो, S means सिंपल, और कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल इज हियर। तो सिमेट्रिकल इज देयर। तो अगर कोई चीज रेगुलर, सिमेट्रिकल एंड सिंपल होगी वो चीजें ये दिखेंगी। किताबें रख लो या अपने कोई घर का होम साइंस ले लो, अगर चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो आपको अच्छा बनती है। तो बहुत सारे जो बड़े गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, आप देखो उनके अंदर लॉ ऑफ प्रेगनास पैदा होता है। गुड फिगर होटल्स, बहुत सारे आप पार्क्स एंड एक्सेट्रा आर देयर, जहां पर आप जाएंगे आपको गुड कराएगा, राइट। और फिर इनका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट था, आई होप यू नो, दैट इज वेरी पॉपुलर, फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन। तो फिगर एंड ग्राउंड मीन्स ग्राउंड यहाँ पर मतलब है बैकग्राउंड से, राइट। फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन इज देयर। तो फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन को भी जानना चाहिए। ये कहना चाहते थे कि जब भी कोई चीज परसीव करते हैं तो इनिशियली एक फिक्स बाउंड्री वाली चीज पहले जहां से हमारा काउंटर प्रोड्यूस हो जाएगा उसको हम पहले परसीव करते हैं। मीन्स फर्स्ट वी परसीव अबाउट द पिक्चर, आफ्टर दैट देन वी परसीव देयर बैकग्राउंड। जैसे कोई भी स्टिमुलस है उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड्स की वजह से पिक्चर ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो इनिशियली कई बुक्स में आप अगर पढ़े होंगे तो फिगर एंड ग्राउंड का एक बहुत अच्छा, ग्राउंड यानी बैकग्राउंड, फिगर एंड बैकग्राउंड का डिफरेंस लिखा, कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है क्या फर्क है। फिगर की बाउंड्री फिक्स्ड होती है, काउंटर्स क्रिएट करते हैं और वो ही आपका एक डेफिनेट सीमा बनाएगा, बट जो ग्राउंड है ग्राउंड की लिमिट नहीं है, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है बनाएगा, बट ग्राउंड की वजह से फिगर इफेक्टिव हो जाता है। जैसे आप अपने आप ले लो, किसी दिन आप फोटो खिंचाओ, ऐसे कलर के पीछे आपकी फोटो आ रही हो जहां पर आप का बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो फिर फोटो भी अकॉर्डिंग कम अच्छी दिखेगी। तो मीन्स जो फिगर एंड ग्राउंड्स बोथ आर वर्किंग एट देयर गेटिंग। तो फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट इनका बहुत पॉपुलर हुआ। देन इनका अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी पॉपुलर अगेन, दैट इज परसेप्चुअल फोर्सेस। सो परसेप्चुअल फोर्सेस आर देयर। तो परसेप्चुअल फोर्सेस के बारे में भी बोला हुआ है। अब परसेप्चुअल फोर्सेस कौन कौन से हैं दैट यू नीड टू नो, और उसको आप जानने की जरूरत है। नंबर 1 परसेप्चुअल फोर्सेस इज देयर। फर्स्ट परसेप्चुअल फोर्सेस क्या है वो देखना चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट थिंग। तो परसेप्चुअल फोर्सेस में देखा जाए तो दो फोर्सेस मीन्स जो हमारे परसेप्शन है वो दो फोर्सेस की वजह से लगते हैं। वन इज कोहेरेंस फोर्सेस। कोहेरेंस फोर्स की वजह से हमारे परसेप्शन बनते हैं। नंबर 1 कोहेरेंट फोर्सेस का मतलब कि व्हेन ऑल फोर्सेस आर अप्लाइंग इन वन डायरेक्शन, सारे फोर्सेस जब एक डायरेक्शन में लगते हैं दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस फोर्स। सेकंड इज देयर एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। सो व्हाट इज रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस? रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस का मतलब आप इमेजिन करो कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक लग रहा है, एक लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, दैट विल नॉट क्रिएट परसेप्शन। तो कोहेरेंस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस बोथ आर देयर
कोहेरेंट फोर्सेस ऐसे अपने जीवन में जोड़ो। मान लो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, आप ठीक से टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आप ठीक से रिवीजन कर रहे हो, आप ठीक से आप अपनी आपको फीडबैक मिल रहा है, सो आपका परसेप्शन कैसा मिल जाएगा? पॉजिटिव। सो यू विल बी फील गुड बाय दैट परसेप्शंस। बट इन केस ऑफ आप रिवीजन एक दिन नहीं कर रहे हो, फिर क्लास 5 दिन नहीं जा रहे हो, टेस्ट बहुत दिनों तक नहीं लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रेनिंग परसेप्शंस, ये परसेप्शंस मैंने बोला थिंकिंग पे फर्क डालेगा। आपकी थिंकिंग क्या हो जाएगी? उसमें फियर पैदा होगा, और फियर डिसीजन मेकिंग में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जैसे हम ज़्यादातर जीवन में इसीलिए एग्जाम पास नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में फियर होता है। फियर में भी कुछ लूज करने का, फिर में भी टू अचीव करने का भी हो। तो यहाँ आप ऐसे भी बोल दो कि जो कोहेरेंट फोर्सेस है, सिग्मा सी इज इफ सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा एफ, मतलब अगर कोहेरेंट फोर्सेस ज्यादा है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से, देन परसेप्शन विल क्रिएट, तो परसेप्शन बनेगा। बट इन केस ऑफ कोहेरेंट फोर्सेस इज इक्वल टू द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, यहाँ पर नो परसेप्शन डेवलप। And in case of coherent force is smaller than the restraining force, then again यहाँ पर no perception develop, तो भी perception नहीं बनेगा। बात को ध्यान, तो perceptions बनाने के लिए perceptual forces they impact. Then here is the last and very important concept, that is I means it is number of 8. So here is insight learning. Insight learning is the most important work that is given by कोहलर एंड कोफका, और इसमें एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर स्टडी किया, इसीलिए ये वर्क्स इनका बहुत पॉपुलर हुआ। और सुल्तान एक्चुअल में चिंपैंजी था जिसको एक एक्सपेरिमेंट में वो कमरे में रखते हैं, और कमरे के अंदर ऐसे बिल्कुल सारा ब्लैंक सा कमरा, उसमें कुछ बॉक्स वगैरह कुछ स्टिक वगैरह रख दिया, और कमरे के अंदर बनाना फोर सीलिंग में लटका दिया, छत के अंदर, छत के मतलब नीचे। तो उस केस में अब बनाना को बंदर तो देखा नहीं, लेकिन जब उसको हंगर हुआ, मीन्स चिंपैंजी को हंगर हुआ, तो इन दैट केस वो इधर उधर सर्च करना शुरू, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि को भूख भागना शुरू। सेम ऐसे यहाँ पर चिंपैंजी भागना शुरू, और जब चिंपैंजी इधर उधर भाग रहा है, सडनली उसकी निगाह पर पड़ गई और उसने बनाना छोड़ा और खा लिया। दैट वाज देयर, वहां से वहां से सेटिस्फाई हो गया, जो है पूरा हो गया। तो इस लर्निंग एंड दीज आर द मेन वर्क्स, आई थिंक मैंने एक साथ सब राइट। सो दीज आर द मेजर वर्क्स, आई विश कि 8 मेजर वर्क्स हैं, तो आप देख लो एक बार। फर्स्ट 5 फिनोमिना, फिनोमिनल फील्ड, आइसोमॉर्फिज्म, वर्बेटम लर्निंग, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ प्रेग्नास, देन फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन, perceptual forces, sight learning, 1 2 3 total 9 works are there, and this is important. अब कोई पूछे आपसे कि किस पर बेस्ड है, तो आप गेस्टाल्टिज्म की जो अच्छी बातें आप बता सकते हो कि गेस्टाल्टिज्म का जो मेन फोकस था या मेन कॉन्सेप्ट था वो मोलर अप्रोच पर, राइट। व्हाट इज अ मोलर अप्रोच? Molar approach means that who believe do not to study into parts, it is study as whole, तो whole की स्टडी करते हैं molar approach के साथ। देन इसके बाद इनका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो नेटिविस्टिक था। नेटिविस्टिक था मीन्स दे हैव गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ, और इन जीन्स का इम्पोर्टेंस जेनेटिक्स ज़्यादा दी। एंड अब इसके अगर कोई आपसे पूछे क्या मेरिट हो सकते हैं, एप्लीकेशंस तो मैंने पहले बता दिया कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इट, तो मेरिट्स में आप
पहला मेरिट अगर आप लेना चाहें तो एक तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सारी चीज़ प्रूव करी, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती वो चीज़ें वैलिड एंड रिलायबल ज़्यादा हो जाती, तो इट वॉज मोर रिलायबल एंड वैलिड फर्स्ट थिंग। तो बहुत ज़्यादा रिलायबल एंड वैलिड स्टडीज़ थी। और दूसरी बात, इन्होंने एक न्यू डायमेंशंस की शुरू, जिसका यूज़ आजकल हम लोग बहुत सारे परसेप्शन समझने में या थिंकिंग समझ, सोसाइटल बिहेवियर समझ, एडवर्टीजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, राइट। अब इफ समबडी विल आस्क यू व्हाट आर द डीमेरिट्स, तो इसके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यू कैन मेंशन सेवरल डीमेरिट्स। एक जैसे इन्होंने एक तो मॉलिक्यूलर अप्रोच को बिल्कुल डिनाई कर दिया, राइट। तो एक मॉलिक्यूलर अप्रोच को डिनाई करना अपने आप, एंड देन अदर ड्रॉबैक्स अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन मेंशन दैट कि इन एक्सपीरियंस को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है अपने प्रिंसिपल के अंदर, बिकॉज दे वर टोटली फोकसिंग ऑन नेटिविस्टिक प्रिंसिपल, दे बिलीव एंड दे वर्क्स ऑन द नेटिविस्टिक प्रिंसिपल, सो दैट ही, आई विश आपको चीजें समझ में आ गई होगी। So if you are understanding it, so it is glad for me. It will give us too much pleasure to. Thank you.